सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आपको दिखाएंगे गजा के लिए अच्छी खबर। नेतन्याहू ने खुद कहा चंद दिनों में होस्टेज डील हो सकती है फाइनल। डील पर हमास का भारी कंट्रोल, इसराइली शर्तों पर झुकने से इनकार। खान यूनिस में हुआ फिर धमाका, इसराइली फौज को लगा बड़ा झटका। अमेरिका से आए बुलडोजरों का कहर हुआ शुरू, वेस्ट बैंक में फलस्तीनी घरों को किया जमींदोज। ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर आई नई रिपोर्ट, नेतन्याहू और ट्रंप के दावे निकल गए हवा हवाई। अमेरिका से ईरान बातचीत को फिर से तैयार, मगर मांग रहा ठोस गारंटी। सीरिया में सीनियर मजहबी रहनुमा का कत्ल, फिरका वाराना तशद्दुद का बड़ा खतरा। और यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के सुप्रीम लीडर अल हौथी का ऐलान, इसराइल के खिलाफ जारी रहेगी यमन की जंग। पॉजिटिव खबर से करते हैं शो की शुरुआत। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है, बल्कि ऐलान किया है कि चंद दिनों में होस्टेज डील फाइनल हो सकती है। इट मींस कि गजा में सीज फायर हो सकता है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उससे उम्मीद है कि चंद दिनों में हमास के कब्जे से बचे हुए इसराइली यरगमालियों यानी कि बंधकों की रिहाई का समझौता हो जाएगा। 10 और 11 जुलाई की रात एक इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारे पास एक ऐसी डील है जो शायद आधे जिंदा और आधे मारे गए यरगमालियों को बाहर लाने में मदद करेगी। नेतन्याहू ने यरगमालियों यानी कि होस्टेजेस यानी कि बंधक, मैं सब बता देता हूं ताकि हिंदी वगैरह सब में आप समझ लें। तो इन होस्टेज के घर वालों को यकीन दिलाया नेतन्याहू ने कि जैसे ही सीज फायर लागू होगा उसी दिन से जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बातचीत भी शुरू कर दी जाएगी। ये बड़ा डायलॉग है। इससे पहले जुमेरात को एक सीनियर इसराइली अफसर ने भी तस्दीक की थी कि इसराइल और हमास के बीच बातचीत में अब कुछ तरक्की हुई है। उम्मीद भी जताई जा रही है कि नेतन्याहू की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 अहम मुलाकातों के बाद जल्द ही सीज फायर का ऐलान और कुछ यरगमालियों की रिहाई हो सकती है। दोस्तों, अब नेतन्याहू जब खुद इस तरह का पॉजिटिव बयान दे रहा है तो इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सीज फायर और होस्टेज डील को लेकर तेज़ी से बातचीत आगे बढ़ रही है। और अब अगर सब कुछ सही रहा तो गजा में अमन का ऐलान जल्द हो सकता है। अगली खबर देखिए, इस सिलसिले में कुछ और बताती है। हमास के फैसले के आगे नेतन्याहू की डिमांड्स फीकी पड़ गईं, कमज़ोर पड़ गईं। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने होस्टेजेस के घर वालों को बताया कि 60 दिन की सीज फायर डील में किन लोगों को छोड़ा जाएगा ये फैसला हमास करेगा। इसराइल को इस मामले में कोई जो है इख्तियार हासिल नहीं, कोई बस नहीं चल रहा है इसराइल का, हमास की चलेगी। ये नेतन्याहू का बयान है। यानी इस बार लिस्ट हमास की तरफ से आएगी, इसराइल से नहीं। वहीं दूसरी तरफ द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर बताती है कि हमास ने इसराइल की नई पेशकश को भी ठुकरा दिया है। अमेरिका के प्रेशर में इसराइल ने गजा से फ़ौज की मामूली वापसी के लिए जो नए नक्शे दिए थे, ख़ास तौर पर मोराग कॉरिडोर का, हमास ने उन्हें भी नामंजूर कर दिया कि नहीं, मुकम्मल वापसी। यानी ना नक्शा चला न शर्त। सोचिए इस डील पर हमास की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। और नेतन्याहू सिर्फ भरोसा दिला रहा है जैसे कि सीज फायर शुरू होगा, हम जंग को पूरी तरह ख़त्म करने की बात शुरू करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हमास से या अमेरिका के ऑफिशियल्स की हमास से कोई डायरेक्ट बातचीत चल रही है जिसमें नेतन्याहू की शर्तों को और डिमांड्स को थोड़ा कमज़ोर कर दिया गया है। खैर, बढ़ते हैं आगे। खान यूनिस में धमाका हुआ है, गजा के खान यूनिस शहर में, और इसराइली फ़ौज को यहाँ पर नुकसान की खबर है, बड़े नुकसान की खबर है। गजा के शहर खान यूनिस में एक इमारत में हुए ज़ोरदार धमाके ने इसराइली फ़ौज को हिला दिया। धमाके में कम से कम 1 इसराइली सिपाही मारा गया और कई ज़ख्मी हुए हैं। जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत बड़ी सीरियस है, ये बताया गया है। ये मालूमात फ़लस्तीनी ज़राए और फ़लस्तीनी सोर्स और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि जब इसराइली फ़ौज वहाँ ऑपरेशन में लगी थी तभी ये इमारत, जो पहले से बमों से बारूद से भरी हुई थी, फट गई। इसके बाद इलाके में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के बीच ज़ोरदार लड़ाई हुई और कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। मैंने पहले ही कहा, हालत सीरियस है, नंबर बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर नज़र रखने वाली स्पेशल अफसर फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने अमेरिका की तरफ से उन पर लगाई गई पाबंदी को बेहद घिनौना करार दिया है।
उन्होंने कहा ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने गजा में इसराइल की तरफ से हो रहे जेनोसाइड यानी कत्लेआम को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अल्बनीज़ ने अल जज़ीरा से बातचीत में साफ कहा कि मैं इस दबाव से डर कर चुप नहीं बैठूंगी। अमेरिका ने जो किया है वो मुझे नहीं बल्कि सच्चाई को चुप कराने की कोशिश है। मैं चुप नहीं होगी। फ्रांसिस्का अल्बनीज़ के बारे में हमने कल आपको सबसे पहले खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। वो यूनाइटेड नेशंस के अफसर हैं, स्पेशल रिपोर्टर हैं, और उन्होंने खुलकर गजा के हक़ में बात की और बताया कि इस्राएली फ़ौज वहाँ कैसे जुल्म कर रही है। बस इसी को बेस बनाकर उन पर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए। अब उनका ये बयान आया था जो मैंने आपको सुनाया। बढ़ते हैं आगे। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कल फजर की अजान से लेकर कल रात तक इसराइली हमलों में कम से कम 82 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 82। जबकि दूसरी तरफ सीज़फायर पर बातचीत भी चल रही, जो हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। सबसे अफसोसनाक वाक़या दीर अल बलाह में हुआ, जहां एक इसराइली एयर स्ट्राइक में वो लोग शहीद हो गए जो छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी ग़िज़ा, बेबी फार्मूला और दवा लेने के लिए लाइन में लगे थे। बच्चों के लिए ग़िज़ा अलग होती है, दूध का डब्बा और बाकी न्यूट्रिशियस चीज़ें, वो सब लेने गए थे। यहाँ 15 लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिनमें 9 बच्चे और 4 औरतें भी शामिल थीं। इसराइली तशद्दुद के दरमियान रफ़ा की तरफ फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती भेजने के प्लान पर भी दुनिया भर में शिद्दत से तनकीद हो रही है। सीज़फायर की बातें हो रही हैं, कत्लेआम जारी है। याद रखिएगा, जैसे जैसे सीज़फायर की घड़ी करीब आएगी, इसराइल के हमले और तेज़ हो जाएंगे। पिछले जितना भी इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो यही बताती है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका से आए जो बुलडोज़र्स अभी जो 2 दिन पहले आए थे, जिसके बारे में हमने कल खबर दी थी परसों, वो इसराइल पहुंच गए। उन्होंने वेस्ट बैंक में तेज़ी से फ़लस्तीनियों के घर गिराने भी शुरू कर दिया। शायद इसराइल में जंग बंद करके वेस्ट बैंक को पूरा कब्जाने का प्लान हो। इसराइल ने वेस्ट बैंक के तुलकार में कई फ़लस्तीनियों के घर ज़मी बोसा कर दिए, और ये सब हो रहा है अमेरिका से आए D9 आर्मर्ड बुलडोज़र्स के ज़रिए, सैकड़ों की तादाद। जंग के शुरू होने के बाद से इसराइल को 1 लाख टन से ज़्यादा अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिल चुके हैं, 1 लाख टन से ज़्यादा। उनमें से ये बुलडोज़र्स भी हैं। ये बुलडोज़र्स अब गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां इसराइल ने डेमोलिशन और दबाव का सिलसिला तेज़ कर दिया है। इसराइल पूरे फ़लस्तीन में बड़ी तादाद में नए सेटलमेंट्स बना रहा है। सेटलर्स के लिए बस्तियां बनाई जा रही हैं, फ़लस्तीनियों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। 75 साल से फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्जाने का सिलसिला शुरू है और इस दरमियान और तेज़ हो गया है। वेस्ट बैंक में ऐसे एक्शन नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं। एक दौर में हुए थे, इंतफादा के दौर में या फिर नकबा के दौर में। बड़ी हलचल है वेस्ट बैंक में। खैर, ईरान की बात करते हैं। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बावजूद भी ईरान का यूरेनियम बचा हुआ है, ये इसराइल का दावा है। इसराइल का कहना है कि ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर जो गहराई तक में एनरिच यूरेनियम का स्टॉक पॉइल्ड मटेरियल छुपा था, जो गहराई में छुपा था, वो अब भी निकाला जा सकता है। ख़त्म नहीं हुआ, तबाह नहीं हुआ। यानी अमेरिका के बंकर बस्टर बम उस तक नहीं पहुंच पाए। यानी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान की साइट्स को, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे या कर रहे हैं, वो सिवाय गप्पबाजी के, लफबाजी के और कुछ नहीं है। 10 जुलाई को इसराइली ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि जिन दूसरी ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए थे, उनके रिजल्ट्स आने का अभी भी इंतज़ार हो रहा है। वहाँ क्या हुआ, कितनी तबाही मची, पता किसी को नहीं। अमेरिका की वो एजेंसी जिसने ये बॉम्ब्स डिज़ाइन किए, अभी तक वो डाटा का इंतज़ार कर रही है, ताकि कंफर्म हो सके कि टारगेट्स सच में हिट हुए भी थे या नहीं। ये डेवलपमेंट्स ये दिखाते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो यूएस इसराइल स्ट्रेटजी थी, उसमें अभी भी अनसर्टेनिटी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से ये उन न्यूक्लियर साइट्स पर दोबारा बॉम्ब्स गिराने की बुनियाद बनाने की प्लानिंग भी हो सकती है। हालांकि हमने पहले ही शो में कहा था कि ईरान को मान लेना चाहिए बहुत नुकसान हुआ है,
اور ایران نے پھر کچھ دن بعد حالانکہ میری بات نہیں سنی ہوگی، ایران نے کچھ دن بعد کہا بہت نقصان ہوا، لیکن اب اسرائیلی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں نہیں نقصان نہیں ہوا، وہ نکل سکتا ہے، تو کچھ مسئلہ ہے۔ خیر، ایران نے نیوکلیئر ٹاکس کے لیے پھر سے رضامندی دکھائی ہے، مگر سالڈ گارنٹی بھی مانگی ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ ایران نے ایک بار پھر نیوکلیئر مسئلے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن کچھ سخت شرطوں کے ساتھ، کہا شرطیں لاگو۔ ایرانی فارن منسٹر عباس اراغچی نے فرانس کے اخبار لی مونڈے کو دیے انٹرویو میں کہا کہ تہران صرف اس صورت میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے گا جب امریکہ پہلے سے کچھ صاف اور سالڈ گارنٹیز دے، جیسے بات چیت کے دوران ایران پر کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوگا، امریکہ اپنے پہلے کی پالیسی فیلیئرز کو فارملی آفیشلی تسلیم کرے، کہے کہ ہم فیل ہوئے، ہماری پالیسی فیل ہوئی، خیر، اور دونوں طرف میوچل رسپیکٹ کا وعدہ ہو۔ یہ ڈیمانڈز ہیں ایران کی۔ اراغچی نے کہا کہ ڈپلومیسی کا راستہ بند نہیں ہوا ہے، مگر ہم گزری ہوئی یا پیچھے ہوئی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، اور بنا گارنٹیز کے بات چیت کی میز پر لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں عباس اراغچی کہ سونم بے وفا ہے، سونم گپتا یعنی امریکہ، اور اس پر ہم دوبارہ اعتبار کر کے عشق کے پینچ نہیں لڑائیں گے۔ اب بات سیریا میں فرقہ وارانہ تشدد کا خوف بڑھنے لگا ہے۔ سیریا کے شہر ہومس کے قریب ایک شیعہ مذہبی رہنما شیخ رسول شہود کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاش بدھ کے دن گاڑی میں پائی گئی، جس میں گولیوں کے کئی نشان تھے۔ UK بیسڈ مانیٹر سوہر SOHR کے مطابق کچھ مسلح یعنی کہ ہتھیار بند افراد نے ان پر اس وقت حملہ کیا جب وہ ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ کے قریب اپنی کار میں موجود تھے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے جب سیریا میں حیات تحریر الشام یعنی HTS کی حکومت کے دوران فرقہ وارانہ تشدد کے خطرناک اثرات بڑھنے لگے ہیں۔ الزام لگاتار لگتے بھی ہیں کہ علاوی ہوں یا پھر شیعہ مائنورٹی کے لوگ ہوں، ان کے خلاف اب جو میجورٹی میں آ چکی ہے حکومت HTS کی، وہ ظلم کر رہی ہے۔ پہلے اسی طریقے کے ظلم کے الزام بشار الاسد کی حکومت پر بھی لگتے تھے کہ وہ میجورٹی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ فی الحال اس قتل نے ملک میں ایک بار پھر شیعہ سنی تنازعات اور امن و امان پر سوال اٹھائے ہیں۔ یمن کے انصار اللہ موومنٹ یا انصار اللہ تحریک کے لیڈر سید عبد الملک الحوثی نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ ریڈ سی، بحر احمر، گلف آف ایڈن اور عربین سی میں ان کی ملٹری آپریشنز جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اور انسانی ذمہ داری کا حصہ ہیں، اور فلسطین اور غزہ کے مظلوم لوگوں کی مکمل حمایت میں یہ کی جا رہی ہیں۔ الحوثی کا کہنا ہے کہ جب تک غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، یمن کی طرف سے بھی پریشر اور فوج کی کارروائیاں رکنے والی نہیں ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے بتایا ہے کہ یمن میں بھوک اور غذا کی کمی سے حالات انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ یہ مکمل یمن سے جڑی ہوئی دوسری خبر ہے، ہوتی والے علاقے بھی اور نان ہوتی علاقے بھی۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 1.70 کروڑ لوگ بھوک سے پریشان ہیں، جس میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے شامل ہیں جو لگاتار بھوک اور میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، کپوشن کا۔ یہ سب کچھ یمن میں جاری خانہ جنگی، اکنامک کولیپس اور انٹرنیشنل بلاکیڈ کے سبب ہو رہا ہے۔ کئی پابندیاں ہیں یمن پر حوثیز کی وجہ سے۔ اکنامک کولیپس ہے کیونکہ آپس میں ان کی بھی ہلکی پھلکی لڑائی تو چل رہی ہے، ایک خانہ جنگی تو ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ فوراً یمن میں مدد پہنچائی جائے، ورنہ ایک اور انسانی کرائسس سامنے آ سکتا ہے۔ اب پیسے والوں کے لیے سعودی عرب سے جڑی ایک اچھی خبر۔ سعودی عرب میں غیر ملکی لوگوں کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ سعودی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے غیر سعودی افراد کو ملک بھر میں پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے، اس سے پہلے لوگ وہاں رہ کر نوکری بھی کر سکتے تھے، سالوں سال رہ سکتے تھے، لیکن سٹیزن شپ اور زمین کا مالکانہ حق نہیں ملتا تھا۔ یہ فیصلہ کونسل آف منسٹرز نے کیا ہے، جو کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت فارن انویسٹمنٹ یعنی ودیشی نویش کو بڑھاوا دینے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے دنیا کا پیسہ اب سعودی عرب میں آئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف ہاؤسنگ سیکٹر میں بیلنس آئے گا بلکہ بہترین اور زیادہ ہاؤسنگ یونٹس بھی دستیاب ہوں گی۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے یہ ایک نیا اور ڈائنمک چیپٹر شروع ہوا ہے، جس میں فارن انویسٹرز اب کھلے طور پر حصہ لے سکیں گے۔
فی الحال یہ تھیں کچھ خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے فیکٹس کے ذریعے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور بیلنس طریقے سے دونوں طرف کی باتیں کرتے ہوئے رکھ دی ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سیریا میں جو بشار الاسد کی حکومت تھی وہ کس دن مکمل طور پر گری تھی؟ بشار الاسد روس کب بھاگے تھے؟ اس کا جواب دیجئے۔ اس کے بعد جو بھی پہلا جواب دے گا ان کا کمنٹ ہم پن کر دیں گے، پھر وہ ہمارے میل ایڈریس پر آ جائیں اور وہاں پر اپنا فون نمبر دیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ صرف جن کا پن کر رہے ہیں جواب وہی میل کریں، باقی لوگ کرتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ مجھے انہیں جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ جو جیتا ہے جواب دینے میں پہلے آیا اول آیا اسی سے بات ہو پائے گی۔ اور اسے بھی ختم کر کے ہم بہت جلدی گوگل لنک دیں گے، ہم گوگل سے ویڈیو چیٹ کریں گے کیونکہ یہ بھی سیکیور ہے نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی مسرت اور محبت کے لیے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔